जमाना गुजरे वक्त का है। एक ऐसी सल्तनत की कहानी है जहां इंसाफ की कीमत सोने से भी ज्यादा थी। इस सल्तनत का नाम था अजमेरगढ़। यहां का राजा महाराज विक्रम सिंह अपनी रियाया के बीच बेहद मशहूर था। उसकी अदालत में झूठ का कोई दखल नहीं था और सच को हमेशा इज्जत मिलती थी। महाराज की तलवार बेशक म्यान में रहती थी, मगर उनका इंसाफ हमेशा बुलंद रहता था। राजा विक्रम सिंह के दरबार में मंत्री धर्मराज का बहुत ऊंचा मुकाम था। धर्मराज को लोग न्यायप्रिय मंत्री के नाम से जानते थे। उनकी हर बात में हिकमत छुपी रहती थी और हर फैसले में इंसानियत की खुशबू आती थी। राजा उनसे मशविरा किए बिना कोई बड़ा फैसला नहीं लेते थे। लेकिन इस सल्तनत में एक और शख्स था जो अपनी अलग ही दुनिया में मशहूर था। उसका नाम था कालिया। लोग उसे कालिया उस्ताद के नाम से पुकारते थे, क्योंकि चोरी के फन में वो इतना माहिर था कि उसे पकड़ना नामुमकिन समझा जाता था। कालिया ने अब तक दर्जनों अमीर सेठों और जमींदारों के महल लूट लिए थे, मगर राजा के सिपाही उसे कभी पकड़ नहीं पाए। कालिया की खासियत यह थी कि वो सिर्फ अमीरों को लूटता था। गरीबों के घर उसने कभी हाथ नहीं लगाया, बल्कि कई बार तो उसने चुराए हुए माल का एक हिस्सा गरीबों में बांट भी दिया था। इसी वजह से शहर के गरीब लोग चुपके चुपके उसे रॉबिन हुड की तरह देखते थे। हालांकि यह बात जाहिर में कोई नहीं कहता था। एक दिन शहर के सबसे बड़े सेठ लालचंद के महल में चोरी हो गई। लालचंद बेहद कंजूस और मक्कार आदमी था। उसने अपनी दौलत गरीबों को कर्ज देकर और उनसे भारी ब्याज वसूल कर इकट्ठा की थी। उस रात उसके तिजोरी खाने से पूरे 70,000 सोने की मोहरें गायब हो गईं। तिजोरी का ताला नहीं टूटा था, न ही दीवार में कोई सुराख था। सब कुछ बिल्कुल सलामत था, सिवाय सोने की मोहरों के। सुबह जब लालचंद ने यह हाल देखा तो उसके होश उड़ गए। वो सीधा राजा के दरबार में पहुंचा और फरियाद लगाने लगा, महाराज, मुझ पर बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। मेरी पूरी जिंदगी की कमाई रातों रात लुट गई। अगर चोर नहीं पकड़ा गया तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। राजा विक्रम सिंह ने गंभीरता से मामले को सुना। उन्होंने अपने सबसे काबिल सिपाहियों को इस केस पर लगा दिया, मगर हफ्ता बीत गया, चोर का कोई सुराग नहीं मिला। राजा परेशान हो उठे। मंत्री धर्मराज ने कहा, महाराज, यह काम जरूर कालिया उस्ताद का है। उसके सिवा इतनी साफ सुथरी चोरी कोई नहीं कर सकता। राजा ने पूछा, मंत्री जी, अगर यह कालिया है तो उसे पकड़ने का कोई तरीका बताइए। इस बार मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता। धर्मराज मुस्कुराए। उन्होंने कहा, महाराज, कालिया को पकड़ने के लिए हमें उसी की चाल चलनी होगी। मैंने सुना है कि कालिया को अपनी कला पर बहुत घमंड है। अगर हम उसके घमंड को चुनौती दें तो शायद वो खुद सामने आ जाए। राजा को मंत्री की बात समझ में आई। उन्होंने पूरे शहर में मुनादी करवा दी, सुनो सुनो, राजा विक्रम सिंह का हुक्म है, जो भी कालिया उस्ताद को पकड़ कर लाएगा उसे 10,000 सोने की मोहरें इनाम में मिलेंगी। और अगर खुद कालिया हिम्मत है तो राजा की चुनौती कबूल करे। राजा के खजाने में रखा हुआ नीलकंठ हीरा चुरा कर दिखाए। अगर वो कामयाब हो गया तो राजा उसे माफ कर देंगे और हीरा भी उसी का होगा। ये मुनादी सुनकर पूरे शहर में हलचल मच गई। नीलकंठ हीरा सिर्फ एक साधारण हीरा नहीं था। ये राजा के खानदान की सबसे कीमती चीज थी और इसकी कीमत लाखों मोहरों में भी नहीं आंकी जा सकती थी। यह हीरा राजा के महल के सबसे सुरक्षित कमरे में रखा जाता था, जहां दिन रात 100 सिपाही पहरा देते थे। उस रात कालिया अपनी गुप्त खोह में बैठा यह सब सोच रहा था। उसे मालूम था कि यह एक चाल है, मगर उसके दिल में भी एक अजीब सी बेचैनी थी। नीलकंठ हीरा, सल्तनत का सबसे कीमती जवाहरात। अगर मैं इसे चुरा लूं तो मेरा नाम इतिहास में लिखा जाएगा, मगर अगर पकड़ा गया तो सीधा फांसी का फंदा। कालिया के दिमाग में एक योजना बनने लगी। वो जानता था कि इस चुनौती को ठुकराना उसकी तौहीन होगी। शहर भर के चोर उचक्के उसे कमजोर समझने लगेंगे और कालिया उस्ताद को किसी ने कभी कमजोर नहीं समझा था। अगले दिन कालिया ने राजा के महल की छानबीन शुरू कर दी। वो एक साधारण फकीर का भेष बनाकर महल के आसपास घूमने लगा। उसने सिपाहियों की चाल ढाल, पहरे की व्यवस्था और महल की बनावट को बारीकी से देखा। उसने नोट किया कि हीरा जिस कमरे में है उसकी दीवारें 5 फीट मोटी हैं और छत पर भी लोहे की जाली लगी है। यह तो नामुमकिन है, कालिया ने खुद से कहा, मगर नामुमकिन को मुमकिन बनाना ही तो असली फन है। रात के अंधेरे में कालिया ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। उसके पास एक पुराना नक्शा था जो उसे एक सूफी फकीर से मिला था।
उस नक्शे में महल के नीचे बनी एक पुरानी सुरंग का जिक्र था, जो सैकड़ों साल पहले राजा के पूर्वजों ने बनवाई थी। यह सुरंग महल के ठीक नीचे से गुजरती थी और शहर के बाहर एक पुराने कुएं में खत्म होती थी। कालिया ने 3 रातें उस सुरंग को साफ करने में लगाईं। सुरंग में मिट्टी और पत्थर भरे हुए थे। उसने एक एक पत्थर हटाया और धीरे धीरे सुरंग को खोल दिया। चौथी रात वो सुरंग के जरिए महल के ठीक नीचे पहुंच गया। अब उसे सिर्फ छत तोड़नी थी और सीधा उस कमरे में पहुंचना था जहां नीलकंठ हीरा रखा था। मगर यहां एक समस्या थी। कमरे की छत में लोहे की मोटी जालियां लगी थीं। अगर कालिया ने उन्हें तोड़ने की कोशिश की तो आवाज से सिपाही आ जाएंगे। कालिया ने एक नया प्लान बनाया। उसने शहर के लोहार से एक खास किस्म का तेजाब खरीदा, जो धीरे धीरे लोहे को गला देता था और बिना आवाज के। 5वीं रात कालिया ने उस तेजाब को जाली पर लगाया। पूरी रात वो इंतजार करता रहा। सुबह होते होते जाली इतनी कमजोर हो गई कि कालिया ने बिना आवाज के उसे तोड़ दिया और कमरे में उतर गया। कमरे में चारों तरफ अंधेरा था। सिर्फ एक मध्यम सी रोशनी में नीलकंठ हीरा एक कांच के डिब्बे में चमक रहा था। कालिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो जानता था कि यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दांव है। उसने धीरे से कांच के डिब्बे को खोला और हीरे को हाथ में लिया। हीरा इतना खूबसूरत था कि कालिया एक पल के लिए मंत्रमुग्ध हो गया, मगर फिर उसे होश आया। उसने हीरे को अपनी पोटली में छुपाया और सुरंग के रास्ते वापस भागने लगा। सुबह जब सिपाहियों ने कमरे का दरवाजा खोला तो वो सन्न रह गए। नीलकंठ हीरा गायब था। कमरे की छत में एक छेद था और फर्श पर मिट्टी बिखरी हुई थी। राजा को जब यह खबर मिली तो उनका चेहरा सख्त हो गया। यह कालिया का ही काम है, मंत्री धर्मराज ने कहा। महाराज, वो सुरंग के रास्ते अंदर आया होगा। राजा ने हुक्म दिया कि पूरे शहर में तलाशी ली जाए, घर घर जाकर खोजा जाए, मगर कालिया का कहीं नामो निशान नहीं मिला। उसी रात राजा के महल के मुख्य दरवाजे पर एक चिट्ठी लटकी मिली। चिट्ठी में लिखा था, महाराज विक्रम सिंह, चुनौती कबूल की और पूरी की। नीलकंठ हीरा अब मेरे पास है। अगर हिम्मत है तो इसे वापस ले लो। कालिया उस्ताद। यह चिट्ठी पढ़कर राजा का चेहरा लाल हो गया। पहली बार उनकी इज्जत को इतनी बड़ी चुनौती मिली थी। मंत्री धर्मराज ने कहा, महाराज, अब हमें कालिया को पकड़ने के लिए कुछ अलग सोचना होगा। वो सिर्फ एक चोर नहीं है, बल्कि एक जीनियस है। राजा ने पूछा, तो मंत्री जी अब क्या करें? धर्मराज ने कहा, महाराज, कालिया को उसके ही हथियार से मात देनी होगी। हमें उसके दिमाग से खेलना होगा, ताकत से नहीं। मंत्री धर्मराज ने राजा से कहा, महाराज, कालिया को लालच नहीं बल्कि उसके दिल की कमजोरी से पकड़ा जा सकता है। राजा हैरान हुए। दिल की कमजोरी? कैसी कमजोरी? धर्मराज मुस्कुराए। महाराज, कालिया सिर्फ अमीरों को लूटता है और गरीबों की मदद करता है। इसका मतलब है कि उसके दिल में इंसानियत अभी भी जिंदा है। अगर हम उसकी इंसानियत को टटोलें तो शायद वो खुद सामने आ जाए। राजा को मंत्री की बात समझ में नहीं आई। मगर यह कैसे होगा? धर्मराज ने अपनी योजना बताई। महाराज, कल हम पूरे शहर में यह खबर फैला देंगे कि एक गरीब विधवा की इकलौती बेटी बीमार है और उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए। अगर पैसे नहीं मिले तो लड़की की जान चली जाएगी। और हम यह भी कहेंगे कि उस विधवा ने कालिया उस्ताद से मदद मांगी है। राजा समझ गए, यानी कालिया अगर उस विधवा की मदद करने आएगा तो हम उसे पकड़ लेंगे। बिल्कुल सही महाराज, धर्मराज ने कहा। अगले दिन शहर भर में यह खबर फैल गई। लोगों के बीच बातें होने लगी। बेचारी कमलाबाई की बेटी मरने वाली है। उसने कालिया उस्ताद को पैगाम भिजवाया है। यह सब कालिया के कानों तक भी पहुंचा। वो जानता था कि यह एक जाल हो सकता है, मगर उसका दिल उसे कहीं और खींच रहा था। अगर सच में किसी बच्ची की जान खतरे में है तो मैं चुप कैसे बैठ सकता हूं? कालिया ने सोचा। रात को कालिया एक बूढ़े भिखारी का भेष बनाकर उस गली में पहुंचा जहां कमलाबाई रहती थी। गली में बहुत भीड़ थी। लोग आ जा रहे थे। कालिया को शक हुआ, यह भीड़ क्यों है? जरूर कुछ गड़बड़ है। वो दूर से ही सब देख रहा था। तभी उसने देखा कि कमलाबाई के घर से कुछ सिपाही बाहर आए। अरे, ये तो पक्का जाल है, कालिया ने सोचा। वो वापस लौटने वाला था कि तभी उसने एक बच्ची की कराह सुनी। कालिया रुक गया। वो आवाज सच्ची लग रही थी। उसने सोचा, अगर यह सच में कोई बीमार बच्ची है तो? कालिया ने हिम्मत की और एक दूसरे रास्ते से कमलाबाई के घर की छत पर चढ़ गया। उसने खिड़की से अंदर झांका। वहां एक बूढ़ी औरत एक बच्ची के सिर पर हाथ फेर रही थी।
बच्ची बुखार से तप रही थी। कमलाबाई रो रही थी, हे भगवान, मेरी बच्ची को बचा ले, वो मेरा सब कुछ है। कालिया का दिल पिघल गया। ये सब असली है। राजा ने सच में एक जरूरतमंद का इस्तेमाल किया है मुझे फंसाने के लिए। कालिया गुस्से में था, मगर उसने फैसला किया कि वो बच्ची की मदद करेगा, चाहे कुछ भी हो। उसने अपनी पोटली से कुछ सोने की मोहरें निकाली और खिड़की से अंदर फेंक दी। मोहरें कमलाबाई के पैरों के पास गिरी। कमलाबाई ने चौंक कर ऊपर देखा, मगर तब तक कालिया छत से कूदकर भाग चुका था। राजा के सिपाही जो घर के बाहर छुपे थे दौड़े, मगर कालिया बहुत तेज था। वो गलियों में इस तरह घुसा कि सिपाही उसे ढूंढ नहीं पाए। अगली सुबह राजा के दरबार में मंत्री धर्मराज ने कहा, महाराज, कालिया फिर से हाथ से निकल गया, मगर अब हमें पक्का पता चल गया है कि उसके दिल में इंसानियत है और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। राजा ने पूछा, अब क्या प्लान है? धर्मराज ने कहा, महाराज, अब मैं खुद कालिया से मिलूंगा। राजा हैरान रह गए। खुद मिलेंगे? मगर कैसे और अकेले? धर्मराज ने कहा, जी महाराज, मैं शहर के सबसे खतरनाक इलाके में जाऊंगा जहां चोर उचक्के रहते हैं। मैं खुलेआम ऐलान करूंगा कि मैं कालिया से बात करना चाहता हूं। अगर उसमें सच में हिम्मत है तो वो मुझसे मिलेगा। राजा को यह प्लान खतरनाक लगा, मगर उन्हें अपने मंत्री पर पूरा भरोसा था। उसी शाम मंत्री धर्मराज साधारण कपड़ों में शहर के कालागंज इलाके में पहुंचे। यह इलाका बदनाम था। यहाँ चोर, जुआरी और शराबी रहते थे। मगर धर्मराज बिना डरे वहां गए और एक चौराहे पर खड़े होकर ऐलान किया, सुनो भाइयों, मैं राजा विक्रम सिंह का मंत्री हूं। मैं कालिया उस्ताद से मिलना चाहता हूं। अगर उसमें हिम्मत है तो वो सामने आए। मैं अकेला हूं और निहत्था भी। मैं सिर्फ बात करना चाहता हूं। आसपास के लोग हैरान रह गए। यह मंत्री पागल हो गया है क्या? यहां अकेले आ गया? मगर धर्मराज वहीं खड़े रहे। घंटा बीत गया, कोई नहीं आया। लोग सोचने लगे कि शायद कालिया नहीं आएगा। तभी अंधेरे से एक आवाज आई, मंत्री जी, आप बहुत बहादुर हैं या बहुत बेवकूफ? धर्मराज मुस्कुराए, कालिया, तुम आखिर आ ही गए। अंधेरे से एक लंबा मजबूत जवान निकला। उसके चेहरे पर कपड़ा बंधा था। यह कालिया था। उसने कहा, मंत्री जी, मुझसे मिलने आए हो? बोलो, क्या बात है? धर्मराज ने कहा, कालिया, तुम बहुत होशियार हो, मगर एक बात समझ नहीं आती, तुम चोरी क्यों करते हो? तुम्हारे पास इतना दिमाग है कि तुम अच्छे काम से भी बहुत कुछ कमा सकते हो। कालिया हंसा, मंत्री जी, ये दुनिया गरीबों के लिए नहीं बनी है। मैं गरीब घर में पैदा हुआ। मेरे बाप ने जिंदगी भर मेहनत की, मगर हमें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हुई। सेठ लालचंद जैसे लोगों ने मेरे बाप को कर्ज में डुबो दिया। आखिर में बाप ने खुदकुशी कर ली। तब मैंने तय किया कि मैं इन अमीरों से बदला लूंगा। धर्मराज ने कहा, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं कालिया, मगर चोरी करना सही नहीं है। तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। कालिया ने कहा, मंत्री जी, आप ठीक कहते हैं, मगर मैंने जो रास्ता चुना है अब उससे पीछे नहीं हट सकता। मैं चोर हूं और मुझे इस बात पर कोई शर्म नहीं। धर्मराज ने कहा, कालिया, मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूं। तुम नीलकंठ हीरा वापस कर दो और राजा के सामने खुद को पेश कर दो। राजा तुम्हें माफ कर देंगे और तुम्हें एक नई जिंदगी मिलेगी। कालिया ने सोचा, फिर बोला, मंत्री जी, आप सच्चे इंसान लगते हैं, मगर मुझे राजा पर भरोसा नहीं। अगर मैं हीरा लौट आऊं और खुद को पेश करूं तो मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। धर्मराज ने कहा, मैं तुम्हें वचन देता हूं, राजा तुम्हें माफ करेंगे, मगर एक शर्त है, तुम्हें एक काम करना होगा। कालिया ने पूछा, क्या काम? धर्मराज ने कहा, तुम्हें राजा की सेवा में आना होगा। तुम्हारे जैसे दिमाग वाले लोग की जरूरत इस सल्तनत को है। तुम राजा के खुफिया विभाग में काम करो, चोरों और बदमाशों को पकड़ने में मदद करो। कालिया हैरान रह गया, मुझे राजा की सेवा में? यह कैसे मुमकिन है? धर्मराज ने कहा, सब मुमकिन है, अगर तुम चाहो। सोच लो कालिया, यह तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। कालिया ने सोचा, फिर उसने कहा, ठीक है मंत्री जी, मैं आपकी बात मानता हूं, मगर एक शर्त है, मुझे पूरी आजादी चाहिए। मैं किसी की गुलामी नहीं करूंगा। और हां, जो गरीब लोग मेरी मदद के मोहताज हैं, उनकी मदद करने से मुझे कोई नहीं रोकेगा। धर्मराज मुस्कुराए, तुम्हारी शर्तें मंजूर हैं, मगर याद रखना, अब से तुम कानून के दायरे में रहोगे। कोई चोरी नहीं, कोई जुर्म नहीं। कालिया ने सिर हिलाया, ठीक है, मैं 3 दिन बाद नीलकंठ हीरा लेकर राजा के सामने हाजिर होऊंगा।
यह कहकर कालिया अंधेरे में गायब हो गया। मंत्री धर्मराज वापस महल लौटे। राजा विक्रम सिंह उनका इंतजार कर रहे थे। क्या हुआ मंत्री जी, कालिया मिला? राजा ने पूछा। धर्मराज ने सारा किस्सा सुना दिया। राजा हैरान रह गए। यह तो कमाल हो गया, मगर क्या पक्का है कि वो आएगा? धर्मराज ने कहा, महाराज, कालिया जो वादा करता है वो निभाता है, इसीलिए तो लोग उस पर भरोसा करते हैं। 3 दिन बाद वो जरूर आएगा। 3 दिन बाद दरबार में भारी भीड़ जमा थी। पूरे शहर में खबर फैल गई थी कि कालिया उस्ताद खुद राजा के सामने हाजिर होने वाला है। लोग देखने के लिए उत्सुक थे। कुछ कह रहे थे कि यह झूठ है, कालिया कभी नहीं आएगा, मगर कुछ लोग उम्मीद में थे। ठीक दोपहर के वक्त दरबार के दरवाजे खुले। एक लंबा तगड़ा जवान अंदर आया। उसके चेहरे पर अब कपड़ा नहीं था। सबने पहली बार कालिया का असली चेहरा देखा। वो जवान था, करीब 25-26 साल का। उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। कालिया सीधे राजा के सामने जाकर झुका। उसने अपने कपड़ों से नीलकंठ हीरा निकाला और राजा के सामने रख दिया। महाराज, यह लीजिए आपका नीलकंठ हीरा। मैं कालिया हूं और मैं अपने जुर्मों के लिए माफी मांगता हूं। पूरा दरबार सन्नाटे में आ गया। राजा विक्रम सिंह ने हीरा उठाया और ध्यान से देखा। वो असली था। राजा ने कालिया को देखा। कालिया, तुमने बहुत बड़ी हिम्मत की है। तुम यहां आए, इसके लिए मैं तुम्हारी तारीफ करता हूं, मगर तुमने जो जुर्म किए हैं उनकी सजा तो मिलनी ही चाहिए। दरबार में बैठे लोगों में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। तभी मंत्री धर्मराज बोले, महाराज, मैंने कालिया को वादा दिया है कि अगर वो हीरा लौटाएगा तो उसे माफ किया जाएगा। राजा ने सोचा, फिर बोले, मंत्री जी का वादा मेरा वादा है। कालिया, मैं तुम्हें माफ करता हूं, मगर एक शर्त पर। तुम अब से इस सल्तनत की सेवा में रहोगे। तुम्हारी सारी काबिलियत इस सल्तनत के भले के लिए इस्तेमाल होगी। कालिया ने सिर झुकाया। जो हुक्म महाराज, राजा ने ऐलान किया। आज से कालिया हमारे खुफिया विभाग का हिस्सा है। उसका काम होगा चोरों, डकैतों और बदमाशों को पकड़ना। पूरे दरबार में तालियां बजीं, मगर कुछ लोग खुश नहीं थे, खासकर सेठ लालचंद। उसने सोचा, यह कालिया मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मुझे इससे छुटकारा पाना होगा। कालिया अब राजा की सेवा में था। उसने पहले ही महीने में 3 बड़े चोरों को पकड़वा दिया। राजा बहुत खुश थे, मगर सेठ लालचंद की नींद उड़ गई थी। वो जानता था कि कालिया उसके पुराने गुनाहों को जानता है। अगर कालिया ने राजा को बता दिया कि लालचंद ने किस तरह से गरीबों को लूटा है, तो उसकी सारी दौलत खतरे में आ जाएगी। एक रात लालचंद ने अपने महल में एक गुप्त बैठक बुलाई। उसने शहर के 5 सबसे खतरनाक बदमाशों को बुलाया। सुनो, लालचंद ने कहा, मैं तुम सबको 10-10 हजार मोहरें दूंगा, मगर तुम्हें एक काम करना होगा, कालिया को खत्म करना होगा। बदमाशों की आंखें चमक उठी। मगर सेठ जी, कालिया अब राजा की सेवा में है, उसे मारना आसान नहीं होगा। लालचंद ने कहा, मुझे पता है, इसीलिए तुम्हें एक योजना बनानी होगी। और हां, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं इसके पीछे हूं। बदमाशों ने सलाह मशविरा किया और एक योजना बनाई। अगली रात वो कालिया के पीछे लगे। कालिया उस रात गश्त पर था। वो शहर की गलियों में घूम रहा था। तभी उसे एक बच्ची की रोने की आवाज सुनाई दी। वो उस तरफ दौड़ा। गली के कोने में एक छोटी सी बच्ची रो रही थी। भैया, मेरी अम्मा को बचा लो, कुछ बुरे लोग उन्हें मार रहे हैं। कालिया का दिल पिघल गया। वो बच्ची के साथ उस घर की तरफ दौड़ा जहां से आवाजें आ रही थीं। मगर जैसे ही वो अंदर घुसा, उसे एहसास हुआ कि यह एक जाल है। 5 बदमाश तलवारें लेकर उसके चारों तरफ घेर ली। एक बदमाश ने कहा, कालिया, तुम्हारी कहानी यहीं खत्म होती है। कालिया मुस्कुराया, तुम लोग जानते हो मैं कौन हूं, मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं। 5 बदमाश एक साथ टूट पड़े। मगर कालिया सिर्फ चोर नहीं था, वो लड़ाई में भी माहिर था। उसने एक बदमाश की तलवार छीन ली और बाकियों से लड़ने लगा। लड़ाई करीब 10 मिनट चली। आखिरकार 3 बदमाश जमीन पर गिर गए और 2 भाग खड़े हुए। कालिया ने एक घायल बदमाश को पकड़ा और पूछा, किसने तुम्हें भेजा है? सच बता, वरना बुरा होगा। बदमाश ने डरते हुए कहा, सेठ लालचंद ने। उसने हमें 10-10 हजार मोहरें दी तुम्हें मारने के लिए। कालिया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तो यह लालचंद की करतूत है, अब मैं उसे सबक सिखाऊंगा। अगली सुबह कालिया सीधा राजा के दरबार में पहुंचा। उसने सारा किस्सा सुनाया। राजा को भी गुस्सा आ गया। लालचंद ने यह हिम्मत कैसे की? उसे फौरन पकड़ कर लाओ।
सिपाही लालचंद को पकड़ने गए, मगर लालचंद घर पर नहीं था। उसने भाग जाने की कोशिश की थी, मगर कालिया ने उसे रास्ते में ही पकड़ लिया। दरबार में लालचंद को राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने पूछा, लालचंद, तुमने कालिया को मारने की कोशिश क्यों की? लालचंद ने इनकार किया। महाराज, ये सब झूठ है, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। तभी कालिया ने उन बदमाशों को दरबार में लाने का इशारा किया। बदमाशों ने सारा सच उगल दिया। लालचंद के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। राजा ने फैसला सुनाया, लालचंद, तुमने एक राजकीय सेवक को मारने की कोशिश की है। यह बहुत बड़ा गुनाह है। मैं तुम्हें उम्र कैद की सजा सुनाता हूं और तुम्हारी सारी दौलत जब्त की जाती है। लालचंद की दुनिया उजड़ गई। उसे कारागार में डाल दिया गया। कालिया ने राहत की सांस ली, मगर उसे नहीं पता था कि एक और बड़ा तूफान आने वाला है। कालिया की शोहरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। राजा उस पर पूरा भरोसा करते थे, मगर दरबार में एक शख्स था जिसे कालिया की यह तरक्की अच्छी नहीं लग रही थी। और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि मंत्री धर्मराज के सहायक मंत्री कपटराज थे। कपटराज एक मक्कार और लालची इंसान था। वो हमेशा से मंत्री धर्मराज की जगह लेना चाहता था, मगर राजा को धर्मराज पर पूरा भरोसा था। कपटराज ने सोचा कि अगर वो किसी तरह धर्मराज को बदनाम कर दे तो शायद राजा उसे मुख्यमंत्री बना दे। एक दिन कपटराज ने एक योजना बनाई। उसने एक नकली चिट्ठी तैयार की जिसमें लिखा था कि मंत्री धर्मराज दुश्मन राज्य मालवगढ़ के राजा से मिलकर राजा विक्रम सिंह के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। यह चिट्ठी उसने चुपके से राजा के कमरे में रखवा दी। अगली सुबह राजा ने वो चिट्ठी पढ़ी। उनका चेहरा सख्त हो गया। ये क्या? धर्मराज मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। राजा को यकीन नहीं हो रहा था, मगर चिट्ठी पर धर्मराज की मोहर लगी थी। राजा ने फौरन दरबार बुलाया। मंत्री धर्मराज, यह चिट्ठी क्या है? राजा ने गुस्से में पूछा। धर्मराज ने चिट्ठी देखी। उनके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। महाराज, यह चिट्ठी मेरी नहीं है। किसी ने मेरी मोहर का गलत इस्तेमाल किया है। मगर राजा को यकीन नहीं हुआ। तुम्हारी मोहर किसी और के पास कैसे पहुंची? धर्मराज के पास कोई जवाब नहीं था। राजा ने कहा, मंत्री धर्मराज, जब तक इस मामले की तहकीकात नहीं हो जाती तुम्हें अपने पद से हटाया जाता है। यह सुनकर पूरा दरबार सन्नाटे में आ गया। धर्मराज को बेइज्जत होकर दरबार से निकलना पड़ा। कपटराज मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसकी योजना कामयाब हो गई थी, मगर कालिया को कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसने सोचा, मंत्री धर्मराज ने मुझे नई जिंदगी दी। वो कभी राजा के खिलाफ साजिश नहीं कर सकते। जरूर कोई और खेल हो रहा है। कालिया ने फैसला किया कि वो इस मामले की खुद तहकीकात करेगा। उसने सबसे पहले उस चिट्ठी को ध्यान से देखा। चिट्ठी पर मोहर तो धर्मराज की थी, मगर लिखावट थोड़ी अलग लग रही थी। कालिया को शक हुआ। उसने दरबार के सभी मंत्रियों की लिखावट के नमूने जुटाए। एक एक करके उसने सबकी लिखावट की तुलना की। आखिरकार उसे पता चल गया कि चिट्ठी कपटराज ने लिखी है, मगर सिर्फ यह जानना काफी नहीं था। कालिया को सबूत चाहिए था। उसने कपटराज पर नजर रखनी शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद कालिया ने देखा कि कपटराज रात को एक गुप्त जगह पर जाता है। कालिया ने चुपके से उसका पीछा किया। कपटराज एक पुरानी हवेली में गया। वहां कुछ और लोग भी थे। कालिया ने खिड़की से अंदर झांका। उसने देखा कि कपटराज और उसके साथी एक योजना बना रहे हैं। वो धर्मराज को पूरी तरह बर्बाद करना चाहते थे। कपटराज ने कहा, अब धर्मराज की जगह मैं मुख्यमंत्री बनूंगा और फिर धीरे धीरे राजा को भी काबू में करूंगा। यह सल्तनत मेरी होगी। कालिया ने यह सब सुन लिया। उसने फौरन राजा को यह बात बताई। राजा को यकीन नहीं हुआ। कालिया, तुम्हें पक्का यकीन है? कालिया ने कहा, महाराज आप खुद चलकर देख लीजिए। राजा, कालिया और कुछ सिपाही उस हवेली में पहुंचे। उन्होंने कपटराज को रंगे हाथों पकड़ लिया। कपटराज के पास कोई बचाव नहीं था। उसने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया। राजा ने कपटराज को फौरन कारागार में डलवा दिया और मंत्री धर्मराज को वापस अपने पद पर बहाल कर दिया। धर्मराज ने कालिया को गले लगा लिया। कालिया, तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। कालिया ने कहा, मंत्री जी, आपने मुझे नई जिंदगी दी। यह तो मेरा फर्ज था। राजा ने कालिया की तारीफ की। कालिया, तुमने साबित कर दिया कि तुम वफादार हो। मैं तुम्हें राज्य रक्षक का खिताब देता हूं। पूरे दरबार में तालियां बजीं। कालिया का सिर गर्व से ऊंचा हो गया, मगर वो जानता था कि अभी उसकी असली परीक्षा बाकी है। अब सल्तनत में शांति थी, मगर यह शांति ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। पड़ोसी राज्य मालवगढ़ का राजा दुर्योधन सिंह बहुत दिनों से अजमेरगढ़ पर हमला करने की फिराक में था।
मालवगढ़ एक बड़ा और ताकतवर राज्य था। उनकी सेना अजमेरगढ़ से दोगुनी थी। एक दिन मालवगढ़ के राजा का एक दूत अजमेरगढ़ आया। उसने राजा विक्रम सिंह को एक संदेश दिया। संदेश में लिखा था, राजा विक्रम सिंह, या तो तुम अपनी सल्तनत हमारे हवाले कर दो या फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। हमारी सेना तुम्हारे मुकाबले बहुत बड़ी है। तुम्हारे पास हारने के सिवा कोई चारा नहीं है। राजा दुर्योधन सिंह। यह पत्र पढ़कर राजा का खून खौल उठा। यह दुर्योधन की इतनी हिम्मत, हम कभी हार नहीं मानेंगे। मगर मंत्री धर्मराज चिंतित थे। महाराज, मालवगढ़ की सेना बहुत बड़ी है। अगर हम सीधी लड़ाई में उतरे तो हार जाएंगे। हमें कोई चाल चलनी होगी। राजा ने पूछा, कौन सी चाल? तभी कालिया बोल पड़ा, महाराज, अगर इजाजत हो तो मैं एक सुझाव दूं। राजा ने कहा, हाँ कालिया, बोलो। कालिया ने कहा, महाराज, मालवगढ़ की ताकत उनकी सेना में है, मगर हर सेना की एक कमजोरी होती है। अगर हम उनकी कमजोरी को ढूंढ लें तो हम उन्हें हरा सकते हैं। धर्मराज ने पूछा, मगर उनकी कमजोरी क्या है? कालिया ने कहा, यह मुझे पता लगाना होगा। मुझे मालवगढ़ जाने की इजाजत दीजिए। मैं वहां जाकर उनकी सेना की खबर लाऊंगा। राजा को यह सुझाव खतरनाक लगा। कालिया, यह बहुत जोखिम भरा काम है। अगर तुम पकड़े गए तो दुर्योधन तुम्हें मार डालेगा। कालिया मुस्कुराया, महाराज, मैं कालिया हूं, मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं। राजा ने सोचा और फिर हामी भर दी, ठीक है कालिया, मगर सावधान रहना। अगले दिन कालिया एक साधु का भेष बनाकर मालवगढ़ की तरफ निकल पड़ा। मालवगढ़ पहुंचने में उसे 3 दिन लगे। वहां पहुंचकर उसने देखा कि दुर्योधन की सेना सच में बहुत बड़ी थी। हजारों सिपाही, सैकड़ों घोड़े और दर्जनों हाथी। कालिया ने सोचा, इतनी बड़ी सेना को कैसे हराया जाए। उसने मालवगढ़ के बाजार में घूमना शुरू किया। वहां उसने लोगों से बातें की। उसे पता चला कि मालवगढ़ की सेना का सारा रसद एक ही जगह से आता है, किला नगर नाम का एक छोटा सा शहर। वहीं से सेना के लिए खाना, हथियार और दूसरी जरूरी चीजें आती हैं। कालिया को एक आइडिया आया। अगर किला नगर से आने वाला रसद रुक जाए तो मालवगढ़ की सेना कमजोर पड़ जाएगी। वो फौरन वापस अजमेरगढ़ लौटा और राजा को सारी बात बताई। राजा और मंत्री धर्मराज को यह योजना पसंद आई। राजा ने कहा, कालिया, तुम्हारी योजना बढ़िया है, मगर किला नगर को कैसे रोकेंगे? कालिया ने कहा, महाराज, हमें किला नगर के राजा से बात करनी होगी। अगर वो हमारा साथ दें तो मालवगढ़ की सेना खुद ब खुद कमजोर हो जाएगी। धर्मराज ने कहा, मगर किला नगर के राजा बलराज सिंह तो दुर्योधन के दोस्त हैं, वो हमारा साथ क्यों देंगे? कालिया ने कहा, क्योंकि दुर्योधन ने बलराज को धोखा दिया है। मुझे मालवगढ़ में पता चला कि दुर्योधन ने बलराज से वादा किया था कि अजमेरगढ़ जीतने के बाद आधी जमीन उसे देगा, मगर दुर्योधन का असली इरादा है कि जंग के बाद किला नगर को भी अपने कब्जे में कर लेगा। अगर हम बलराज को यह सच बता दें तो वो हमारा साथ देगा। राजा को यह योजना पसंद आई। बहुत खूब कालिया, तुम किला नगर जाओ और बलराज को समझाओ। कालिया फिर से सफर पर निकल पड़ा। इस बार वो एक व्यापारी का भेष बनाकर किला नगर पहुंचा। वहां उसने बलराज से मिलने की कोशिश की, मगर बलराज तक पहुंचना आसान नहीं था। उसके महल में सख्त पहरा था। कालिया ने एक तरकीब लगाई। उसने बलराज के एक करीबी सेवक को रिश्वत दी और उसे मिलने का मौका मांगा। सेवक ने कालिया को बलराज के सामने पेश किया। बलराज ने पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? कालिया ने कहा, महाराज, मैं एक व्यापारी हूं, मगर मेरे पास आपके लिए एक बहुत अहम खबर है। अगर आप मुझे अकेले में मिलने का मौका दें तो मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। बलराज को शक हुआ, मगर उसकी जिज्ञासा भी जग गई। उसने अपने सिपाहियों को बाहर जाने का इशारा किया। जब कमरे में सिर्फ वो दोनों रह गए तो कालिया ने अपना असली परिचय दिया। महाराज, मैं कालिया हूं, अजमेरगढ़ के राजा विक्रम सिंह का राज्य रक्षक। बलराज चौंक गया। उसने फौरन अपनी तलवार निकाल ली। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? मैं तुम्हें अभी पकड़वा दूंगा। कालिया ने हाथ उठाया। महाराज, मुझे मारने से पहले एक बार मेरी बात सुन लीजिए। अगर आपको लगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप मुझे सजा दे सकते हैं। बलराज ने तलवार नीचे कर ली, मगर उसकी पकड़ मजबूत बनी रही। ठीक है, बोलो, मगर ध्यान रहे, एक भी गलत शब्द और तुम्हारी खैर नहीं। कालिया ने गहरी सांस ली। महाराज, दुर्योधन ने आपसे वादा किया है कि अजमेरगढ़ जीतने के बाद आधी जमीन आपको देगा। सही है ना? बलराज ने सिर हिलाया। हाँ, यह बात सच है।
कालिया ने कहा, मगर क्या आपको पता है कि दुर्योधन का असली इरादा क्या है? मैं मालवगढ़ में था। मैंने खुद दुर्योधन के करीबी सेनापति को उसके सामने कहते सुना है कि जंग के बाद किला नगर को भी हड़प लिया जाएगा। दुर्योधन आपको बेवकूफ बना रहा है। बलराज का चेहरा सख्त हो गया। तुम झूठ बोल रहे हो। दुर्योधन मेरा दोस्त है, वो ऐसा नहीं कर सकता। कालिया ने कहा, महाराज, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप खुद पता लगा लीजिए। आप अपने गुप्तचर मालवगढ़ भेजिए, वो आपको सच बता देंगे, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। दुर्योधन की सेना अजमेरगढ़ पर हमला करने वाली है और जब वो जीत जाएगा तो अगला नंबर आपका होगा। बलराज ने सोचा। उसे कालिया की बात में दम लगा। ठीक है, मैं तुम्हें 3 दिन का वक्त देता हूं। अगर तुम्हारी बात सच निकली तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मगर अगर झूठ निकली तो तुम्हारी जान खतरे में होगी। कालिया ने कहा, मुझे यही चाहिए महाराज। बलराज ने अपने सबसे भरोसेमंद गुप्तचर को मालवगढ़ भेजा। 2 दिन बाद गुप्तचर वापस आया। उसने बताया कि कालिया की बात बिल्कुल सच है। दुर्योधन ने अपने सेनापतियों से साफ साफ कहा है कि जंग के बाद किला नगर को भी अपने कब्जे में कर लेना है। यह सुनकर बलराज का खून खौल उठा। यह दुर्योधन मुझे धोखा देने की सोच रहा था। अब मैं उसे मजा चखाऊंगा। उसने कालिया को बुलाया। कालिया, तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए? कालिया ने कहा, महाराज, आप बस इतना कीजिए कि मालवगढ़ को जाने वाला सारा रसद रोक दीजिए। उनकी सेना के पास खाना खत्म हो जाएगा, वो कमजोर पड़ जाएंगे और तब हम उन्हें आसानी से हरा सकते हैं। बलराज ने हामी भर दी। ये काम मैं करूंगा और हाँ, अब से अजमेरगढ़ और किला नगर दोस्त हैं। कालिया खुश होकर वापस अजमेरगढ़ लौटा। राजा विक्रम सिंह और मंत्री धर्मराज बहुत खुश हुए। अब उन्हें उम्मीद दिखने लगी थी। 2 हफ्ते बाद दुर्योधन की सेना अजमेरगढ़ की सीमा पर पहुंची, मगर उनकी हालत खराब थी। उन्हें कई दिनों से ढंग का खाना नहीं मिला था। सिपाही कमजोर और थके हुए थे। दुर्योधन को समझ नहीं आ रहा था कि यह हुआ क्या। उसने किला नगर को संदेश भेजा, मगर कोई जवाब नहीं आया। तब उसे एहसास हुआ कि जरूर कुछ गड़बड़ है। राजा विक्रम सिंह ने अपनी छोटी सी मगर मजबूत सेना लेकर दुर्योधन का सामना किया। दुर्योधन की कमजोर सेना ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। आखिरकार दुर्योधन को हार माननी पड़ी। राजा विक्रम सिंह ने दुर्योधन को कैद कर लिया। दरबार में दुर्योधन को पेश किया गया। राजा ने पूछा, दुर्योधन, तुमने मेरी सल्तनत पर हमला क्यों किया? दुर्योधन ने कहा, मुझे लालच था। मैं और बड़ा राज्य चाहता था, मगर अब मुझे एहसास हो गया है कि लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। राजा ने कहा, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं, मगर एक शर्त पर। तुम्हें वादा करना होगा कि अब तुम कभी किसी राज्य पर हमला नहीं करोगे, और हां, तुम्हें अपनी आधी सल्तनत किला नगर के राजा बलराज को सौंपनी होगी। दुर्योधन ने मान लिया। उसे कोई चारा नहीं था। राजा विक्रम सिंह ने उसे रिहा कर दिया। मालवगढ़ की सेना वापस लौट गई। पूरे अजमेरगढ़ में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा ने कालिया को फिर से इनाम दिया। कालिया, तुमने इस सल्तनत को बचाया। तुम सच्चे वीर हो। कालिया ने कहा, महाराज, यह सब आपका और मंत्री जी का आशीर्वाद है। जंग खत्म हो गई थी। अजमेरगढ़ में फिर से शांति छा गई।